ओके, चलिए। टैक्सी है, डायरेक्ट टैक्सी ले रहे हैं हम। 2019 का पेपर है। जो सवाल सीधे सीधे आंसर दे सकते हैं उसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। चलिए, क्या है? वेदार्थ joined a company on 1st July 2022 on a monthly salary of 50,000. He was not in employment prior to July 2022। मतलब 22/7 को जुलाई के महीने में 2022 का ईयर और जुलाई के महीने में उसने पहली बार जॉब ली है। ठीक है, तो जुलाई से पहले यानी अप्रैल मई जून वो कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट में कहीं पे भी नहीं था। एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट द सैलरी बिकम्स ड्यू। कब ड्यू होगा? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मतलब क्या हुआ? अगर जुलाई को वो जॉब करेगा तो जुलाई का जो पगार है वो ड्यू कब होगा? नेक्स्ट मंथ की, जुलाई का पगार नेक्स्ट मंथ यानी कब? अगस्त में। अगस्त में फर्स्ट को ड्यू होगा। ठीक है, एंड मिलेगा कब? पेड ऑन द 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। इस तारीख को ड्यू होगा और मिलेगा कब? 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। इस तारीख को पेमेंट किया जाएगा। चलिए, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सैलरी चार्जेबल टू टैक्स द असेसमेंट ईयर 23-24। में कितना चार्जेबल होगा टैक्स? तो क्या है एक्चुअली इसमें लॉ किस तरीके से काम करता है? ऐसा कहते हैं कि जो इनकम टैक्सेबल होती है का तो ड्यू और रिसिप्ट बीच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे टैक्सेबल होती है। ड्यू हो जाए तो टैक्स कर दो, भले रिसिप्ट बाद में हो। रिसिप्ट हो जाए पहले तो टैक्स कर दो, भले ड्यू बाद में हो। ठीक है, अब हो क्या रहा है देखो। जुलाई पे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। होगा क्या? जुलाई का जो पगार है वो अगस्त में ड्यू होगा। रिसिप्ट तो और बाद में हो रहा है ना। अगस्त का पगार सितंबर में, सितंबर का अक्टूबर में, अक्टूबर का नवंबर में, नवंबर का दिसंबर में, दिसंबर का जनवरी में, जनवरी का फरवरी, फरवरी का मार्च में। समझ रहे हो? और ये जो मार्च का जो पगार था वो ड्यू हो रहा है नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर की अप्रैल में ड्यू हो रहा है। नेक्स्ट ईयर की अप्रैल में मतलब हमारे प्रीवियस ईयर में 22-23 में, 22-23 में इतना ही आने वाला है। इतने ही महीने का पगार आने वाला है। कितने महीने का? इतने महीने का। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 50,000 इंटू 8। तो कितना आने वाला है सर? 4 लाख। ये लास्ट वाला नहीं आएगा, क्यों? मार्च का पगार मार्च में नहीं मिल रहा है, नेक्स्ट मंथ की अप्रैल में फर्स्ट को ड्यू होगा। वो तो फिर नेक्स्ट ईयर चला जाएगा। एंड दूसरा, इस जुलाई से पहले कहीं पे जॉब कर ही नहीं रहा था, वो तो सवाल ही खड़ा नहीं होता यहाँ पे पगार मिलने का। तो द आंसर इज 4 लाख। नेक्स्ट, वाई लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, यूएस में इनकॉर्पोरेट हुई है तो फॉरेन कंपनी है। फुल्ली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अरे इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। However, gross turnover is ₹49 करोड़। देखो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 49 करोड़ ही है। व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस? तो क्या हो जाएगा सर? नॉन रेसिडेंट। है ना, इसके पिछले वाले पेपर में मैंने आपको समझाया था, दो कंडीशन होनी चाहिए। है ना, 50 करोड़ से ज्यादा प्रीवियस ईयर में टर्नओवर होना चाहिए, यानी इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इंडिया में होना चाहिए। याद है ना, यहाँ तो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। विवेक रिसीव गिफ्ट ऑफ 59,000। गिफ्ट ऑफ रुपीज यानी ये गिफ्ट मनी में हो रही है, पैसे में गिफ्ट आ रही है। ओकेजन ऑफ एंगेजमेंट पे, मैरिज पे नहीं मिल रहा है, एंगेजमेंट हो रहा है, टैक्सेबल हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं? क्या वो इनकम है? यस, इनकम तो है ही। क्या वो टैक्सेबल है? यस, टैक्सेबल है ना। 50,000 से कम मिला होता तो टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन 50,000 से ज्यादा है और ओकेजन कौन सा? एंगेजमेंट।
तो टैक्सेबल हो जाएगा, है ना, और पूरा ही टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा ही टैक्सेबल। बोथ है इन द आंसर। Mr. V won 10 lakh from Indian Idol TV show, received 7 lakh after TDS of 3 lakh, है ना। तो क्या होता है सर, यहाँ पे इनकम होती है, इनकम में से टीडीएस कट जाता है सर, और टीडीएस कटने के बाद जो आती है इसे हम बोलते हैं नेट इनकम, इसे हम बोलते हैं ग्रॉस इनकम। तो आपको नेट इनकम दी है कितनी यहाँ पे, 7 लाख, है ना। तो आपको क्या ग्रॉसिंग अप करना होता है, इसमें क्रॉसिंग अप करके आपको फाइंड करना होता है कि टीडीएस से पहले वाली इनकम कितनी होती है, और वही टैक्सेबल होती है। तो यहाँ तो बोल ही दिया है कि टीडीएस से पहले कितना था, 10 लाख, तो 10 लाख ही टैक्सेबल होगा, है ना। चलिए, इस ऐसे ही आपको इंटरेस्ट में भी करना है। और ग्रॉसिंग अप करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया कि आपको नेट अमाउंट ऊपर लिखने का, नीचे क्या लिखने का सर, है ना, टैक्स 100 मंथ टैक्स रेट। नेट अमाउंट कितना था सर, नेट अमाउंट 7 लाख ना, 100 माइनस टैक्स रेट जो भी यहाँ पे है लिख देने का 30% जो भी होता है। लेकिन यहाँ तो आपको दे ही दिया है क्रॉसिंग कितना है, 10 लाख है, तो सवाल ही खड़ा नहीं होता, ऐसा कुछ करने की जरूरत है नहीं है आपको, है ना। चलो नेक्स्ट में, चलो सर, चलो फटाफट। श्रेया एंड शिवांगी जॉइंटली रिटर्न अ स्क्रिप्ट, दोनों ने मिलकर एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है। एज पर द एग्रीमेंट, देखो पहले से एग्रीमेंट बनाया हुआ है, शेयर इक्वली, वो पहले से ही अमाउंट इक्वली बांटने वाले हैं। तो श्रेया रिसीव्स एंटायर 1 लाख एंड देन श्रेया पेज 50 टू शिवांगी। हुआ क्या, उसने पहले श्रेया ने अपने अकाउंट में पूरे पैसे ले लिए, पहले 1 लाख रुपए ले लिए अपने अकाउंट में, फिर अपने अकाउंट में से ट्रांसफर किया दूसरी लड़की को। नाम क्या था उसका, उसका नाम था शिवांगी। शिवांगी को बाद में ट्रांसफर किया, इसने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए ले लिए और फिर ट्रांसफर किए 50,000 इसको। तो क्या बोलते हैं, ये क्या, ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम है या डायवर्जन ऑफ इनकम है। तो इसको बोला जाता है डायवर्जन ऑफ इनकम। क्यों, क्योंकि एग्रीमेंट किया हुआ है, एग्रीमेंट किया हुआ है, तो आपने इनकम डाइवर्ट की, ऐसा माना जाएगा, एग्रीमेंट था इसलिए। पूरा का पूरा आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं करेंगे। A firm is said to be house resident in India. Firm resident कब होगा, if, है ना, द पार्टनर ऑफ द फर्म इज इन इंडिया डूइंग, ना ना ना, ये थोड़ी है ना। द पार्टनर्स हैव बीन रेसिडेंट इन इंडिया, ना बकाना। फर्म इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया कब होगा, जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट थोड़ा बहुत या पूरा इंडिया से होगा। नॉन रेसिडेंट कब होता, ये उसका कंट्रोल मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया होता तो नॉन रेसिडेंट है। लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा। सिंपल सिंपल से ऑब्जेक्टिव है यार, क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, हेड ऑफिस ऑफ XYZ HUF सिचुएटेड इन दुबई। उसकी HUF हिंदू यूनिवर्सिटी फैमिलीज का हेड ऑफिस दुबई में है। द फैमिली इज मैनेज बाय Y सिंस 1990, तो करता है फैमिली का रेसिडेंट इन इंडिया 4 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर 22-23, वो 10 में से 4 साल में रेसिडेंट है। who is resident in India for 730 days last 7 years. Determine the residence status of family for the assessment year 23-24 if the affairs of the family business are partly controlled from India. तो क्या बोलते हैं, एचयूएफ में था क्या, एचयूएफ में ये थियरी थी कि उसका बिजनेस का कंट्रोल, होली का तो पार्टली, इन दोनों में से बिल्कुल भी इंडिया में होगा तो वह रेसिडेंट हो जाएंगे। और एक बार रेसिडेंट हो जाए तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट जानने के लिए वही कंडीशन तो इंडिविजुअल में थी, है ना। पिछले 10 सालों में कोई भी 2 साल हुआ आर होना चाहिए, एंड पिछले 7 सालों में 730 डेज होने चाहिए। तो ये हो तो रहा है, यहाँ बोल तो रहे हैं कि 10 में से 4 साल का रेसिडेंट है, 730 डेज हो रहा है। तो पहली बात तो पार्टली यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, रेसिडेंट हो गया, और ये दोनों सेटिस्फाइड हो जाती है, तो आंसर क्या, रेसिडेंट है और रेसिडेंट, सिंपल है। प्रांजल है, पार्टनर इन एबीसी है, एन अकाउंटिंग फर्म फाइल्स रिटर्न ऑफ द फर्म इन केस मिस्टर प्रांजल विल बी रिप्रेजेंटेटिव एसईसी, सिंपल है। फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 अंकित इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, वो नॉन रेसिडेंट है।
From the information given below, find out his income chargeable to tax for the assessment year 23-24, है ना? 23-24 के लिए कितनी होगी? नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। अब ये याद है ना आपको, अभी तो आपको पता होना चाहिए वो वाला केस, है ना? क्या वाला केस था? ऐसा नहीं था कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। अगर इंडियन इनकम है, अगर इंडियन इनकम है तो सबके लिए टैक्सेबल होगी, है ना? फॉरेन इनकम याद है ना क्या करते थे? फॉरेन इनकम में अलग अलग केसेस थे। बिजनेस होल्ड और पार्टली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कंट्रोल होता है तो टैक्सेबल, टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, टैक्सेबल, टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। बिजनेस कंट्रोल होल्ड आउटसाइड इंडिया, taxable, not taxable, not taxable. Profession set up outside India, है ना? Taxable, not taxable, not taxable. And other income, taxable, not taxable, not taxable. इस पे तो पूरे दुनिया जहाँ की इनकम टैक्स हो जाती है। और यहाँ पे देखो ये हमें क्या दिया था, यहाँ पे कौन सा केस है? नॉन रेसिडेंट है सर, नॉन रेसिडेंट ये वाला केस। तो इसमें तो सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होती है। देखो क्या कह रहे हैं, इनकम ऑफ 181 फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश रिसीव्ड देयर बट later on 50,000 remitted to India, agriculture activity control from Bangladesh। तो पहले पहली बात तो ये इनकम कौन सी, इंडियन इनकम है क्या फॉरेन इनकम है? बरोबर, ये बंदा है नॉन रेसिडेंट, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कहाँ से करता है? बांग्लादेश में। वहां पे इनकम अक्रू होती है, अराइज होती है, वहीं पे रिसीव हो रही है, फॉरेन इनकम है, तो ये तो टैक्सेबल होने वाला है नहीं बिल्कुल भी, है ना? भले रेमिटेंस किया हो, रेमिटेंस किया हो भैया, लेकिन इसका ये थोड़ी टैक्सेबल होगा, इसके लिए टैक्सेबल नहीं है, इसके लिए सिर्फ इंडियन इनकम टैक्स है। समझ में आया? और ये कि इंडियन इनकम नहीं, ये तो फॉरेन इनकम है। दूसरा क्या बोल रहे थे? इनकम ऑफ 1,50,000 रॉयल्टी रिसीव्ड बाय हिम आउटसाइड इंडिया फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अरे अगर आपको रॉयल्टी की इनकम होती है और वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होती है, याद रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होने वाली इनकम इंडियन इनकम मानी जाती है। कौन सी इनकम? इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम तीनों के लिए टैक्सेबल है, देखो तीनों के लिए, मतलब ये क्या हो जाएगा सर? टैक्सेबल। तो 1,50,000 टैक्सेबल हो जाएगा इसके केसेस में। एंड फिर इनकम ऑफ 60 इंटरेस्ट ऑन कैनेडा डेवलपमेंट बॉन्ड, कैनेडा डेवलपमेंट बॉन्ड तो फॉरेन इनकम होगी। 2/5 रिसीव्ड इन इंडिया, अब ये तो इंडियन इनकम बन जाएगी, है ना? तो 60 के 2/5 कितने हो जाएंगे? 24। 24 इंडियन इनकम टैक्स हो जाएगा 174। आंसर इज 174। सिंपल। चलिए, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। स्टेटमेंट ए, a foreign company whose gross turnover received in the relevant previous year is more than 50 crore, 50 करोड़ से ज्यादा, वेरी गुड। रेसिडेंट इंडिया, इट्स की इन मैनेजमेंट, है ना, कॉमर्शियल डिसीजन टेकन इन इंडिया, ये से इंडिया से होना चाहिए, है ना? तो ये क्या बन जाएगा सर? रेसिडेंट बन जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है ना? ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट सही है, आप जरा पढ़ लेना, तो ये पता चल जाएगा। X was born in Delhi 1990, दिल्ली में born हुआ था सर। Later on migrated to US चला गया in July 2017 and took the citizenship of that country with effect from November 2018, his parents were born, अच्छा यहाँ full point है, his parents were born in the Bangladesh 1990-1965, but his grandparents were born in India in 1942. Oh, he comes to India during the 2023 for a visit of 162 days. Determine. तो ये कौन सा वाला केस है? देखो इसके 4 फादर्स इंडिया में थे, है ना? अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं। तो ऐसे केसेस में अगर कोई भी बंदा जो इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, तो ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इसके 4 फादर्स यहाँ पे बॉर्न हुए हैं, इंडिया में आता है विजिट करने के लिए, तो हम 182 डेज देखते हैं, एक्सेप्शनल कंडीशन में 182 डेज देखते हैं। 182 डेज होगा तो ही रेसिडेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये 162 ही हो रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट। और अगर नॉन रेसिडेंट हो जाएगा तो फिर आपको आगे कुछ भी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए लास्ट में 12 क्वेश्चन। 12 में क्या बोल रहे हैं? एक्स अ फॉरेन सिटीजन है, नॉट बीइंग अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, सिंस 1996 ही विजिट इंडिया
every year in the month of October for 135 days determine his status. देखो यार, फॉरेन सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन नहीं है और इंडिया में आ रहा है, तो आपको एक्सेप्शन में आएगा नहीं, 182 डेज में आने वाला नहीं है, और हर साल कितने दिन के लिए आता है, 135 डेज के लिए आता है। तो कंडीशन क्या है, 182 डेज होना चाहिए प्रीवियस ईयर के अंदर, अगर ये ना होता है तो, है ना, 60 डेज इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर ये होना चाहिए, एंड 365 days or more and 4 years immediately preceding the relevant previous year, ये है ऐसा। तो 60 डेज तो हो गया क्योंकि 135 हो जाता है, और पिछले 4 सालों में 135 135 135 एंड 135, तो 365 हो जाना चाहिए। 5 0 2 3 2 5 5 क्या हुआ, 3 2 5 5 3 8 11 14 4 1 4 1 5 540 हो गए सर, रेसिडेंट तो हो गया सर, रेसिडेंट तो हो गया। अब क्या चेक करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट चेक करना पड़ेगा। तो ऑर्डिनरी में कैसे चेक करते थे, 10 सालों में 2 साल क्या होना चाहिए रेसिडेंट, एंड पिछले 7 सालों में 730 डेज होना चाहिए, है ना। तो चेक करो, उससे 7 सालों में 730 डेज हो जाएगा, हाँ हो ही जाएगा, है ना, 135 डेज है ना, तो ये हो जाएगा। आप चेक करके देख लेना पिछले 10 सालों में 7 साल 730 डेज हो रहे कि नहीं हो रहे, हो ही जाएंगे, है ना। और 10 में 2 साल रेसिडेंट हो ही जाएगा, है ना। इस तरह से चेक करते रहना हर बार। आई थिंक द आंसर इज रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, कोई डाउट हो बताना मुझको। Be an individual resident but not ordinary resident in India for the assessment 22 days during the previous year 22 days, यहाँ पे assessment लिखा है, यहाँ पे previous year लिखा है, क्या गड़बड़ है। Affairs of HUF, Hindu undivided family whose कर्ता is paying since 1960, अच्छा ये भी पी था, रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है, ओके, एंड आर होली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अच्छा, तो अगर कोई भी एचयूएफ है, एचयूएफ का बिजनेस का कंट्रोल होली या पार्टली इंडिया से हो रहा है, होली या पार्टली इंडिया से हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। एंड ऑर्डिनरीली जानने के लिए आपको अगेन ये जानना पड़ेगा, यही जानना पड़ेगा ऑर्डिनरी जानने के लिए, जो इंडिविजुअल में होता था वही, लेकिन यहाँ तो क्या बोल रहे हैं, रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोल रहे हैं। एज एन इंडिविजुअल पी देखा जाए तो ऐसा है, रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी, इसका मतलब क्या, ये सेटिस्फाई नहीं करता है ये वाला केस, तो फिर एचयूएफ क्या बन जाएगा, द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एक्स, एचयूएफ, एक्स की बात कर रहे हैं, एचयूएफ की बात कर रहे हैं, है ना। क्या हो जाएगा सर, तो सिंपल है, क्या हो जाएगा, कंट्रोल यहाँ पे रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट तो नहीं है, रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट, नन ऑफ अबाउ, क्यों नन ऑफ अबाउ, क्योंकि कंट्रोल तो इंडिया से हो रहा है, मतलब रेसिडेंट तो हो गया, लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि इसका स्टेटस ये है, तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ द। लास्ट में क्या है, 25/5 को राहुल रिसीव्ड अ डिविडेंड ऑफ 10,000 from XYZ, a foreign company, dividend income will be taxable, taxable income है, डिविडेंड तो टैक्सेबल होता है ना अदर सोर्स के अंदर। A person as per income tax act who is required to deduct tax at source, जिसको टीडीएस काटना चाहिए था, has deducted tax but not failed to pay। अरे बाबा, टैक्स ना काटा वो अलग बात है, लेकिन टैक्स काटा लेकिन पे नहीं किया, तो आप डिफॉल्ट में आ गए सर, आप डीम्ड एसएससी है, इन डिफॉल्ट। एसएससी की डेफिनेशन पढ़ लेना सर इसके लिए आपको, ठीक है।